पाकिस्तान में एटीट्यूड को एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, तकब्बुर, रऊनत, तफक्कुर, एरोगेंस और अगले को हल्की निगाह से देखना और उसको डिमीन करना, उस पर तमस्खुर उड़ा के तजलील और तौहीन करना, ये अफसरी का तुर्र इम्तियाज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इसलिए ये नहीं उठ रहे। तो एटीट्यूड बेसिकली एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है आपकी थिंकिंग का। मैं इस पे अगर मुझे आप 1 मिनट दें, मैंने कॉइन की है वैल्यू चेन ऑफ एटीट्यूड। जरूर, ये मेरी अपनी तख्लीक है, अपनी वो है इन्वेंशन है। इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसकी सोच को मुतासिर करती है। अगर मैं थाने में पैदा हुआ हूँ तो मैंने बचपन से देखा है कि थानेदार मेरा अगर फैमिली मेंबर है वो मारता है लोगों को, रिश्वत ले रहा है, मैं रिश्वत लेना जायज़ समझता हूँ और मारने को एक सवाब समझता हूँ। मुझे सिखाया गया, मुझे बुरा नहीं बताया गया। इंटरेस्टिंग जी। तो जो बच्चा जिस माहौल में पैदा होता है वहाँ से उसकी सोच डेवलप होती है। मैं जब F10 में रहता था तो मैं ट्रेनिंग देता था अपने घर में सेंटर। तो मैंने एक दिन देखा मेरा 2 साल का बच्चा जिसको उर्दू बोलने नहीं आती थी मेरी रेप्लिका कर रहा है ट्रेनिंग का स्टाइल और उल फुल बकी जा रहा है। तो वो पैदाइशी उसको ट्रेनिंग वाला प्रोफेसरी वाला माहौल मिल गया। तो पहली चीज जो सोच को मुतासर करती है माँ बाप का घर, उसके बाद कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी। अगर आपको मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मौका मिला जहाँ पे 3 नोबेल प्राइज के, तो जब मैं टावर में पहले दिन दाखिल हुआ मैंने कहा मैं यहाँ पे जहाँ 3 नोबेल प्राइज और इकबाल जैसे बंदे हैं, अब्दुल सलाम जैसे बंदे हैं, सूफी तबस्सुम जैसे लेजेंड है, मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा। और फिर मैंने उसको चैलेंज के तौर पे लिया और अपने आप पे इन्वेस्ट किया। तो आपकी सोच में तब्दीली तालीमी माहौल से आती है, फिर दफ्तर में, और आखिर में लाइफ पार्टनर से। 4-5 एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट हैं जो आपकी सोच को या वेरिएबल हैं जो सोच को तब्दील करते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे दिमाग में जो माइंड है वो अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। माइंड एक फिल्म के डब्बे की तरह है जिसमें रील चलती है। उस रील चलने का नाम है सोच, थिंकिंग प्रोसेस। और उस रील की जब स्पीड तेज होती है तो मैं मुस्तैद और फाल हो जाता हूँ और एक्सेलरेट करने लग जाता हूँ इनोवेटिव आइडिया से। और अगर स्लो स्पीड है तो मैं लगी साल में सोचूं कल कर लेंगे, देखी जाएगी, खैर हो सी। बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है जी, खैर हो सी, जल्दी की है, सब पंजाबी में जल्दी की है। हाँ जी। तो अब इस सोच के माइक्रो प्रोसेसर को भी एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। जरूरत सबसे बड़ा एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको भगाती है। सोच में अगर कमजोरी है तो मैं कमजोर हूँ, सोच में अगर हौसला और हिम्मत है तो मैं जुर्रतमंद हूँ, उसका जिस्मानी ताकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं बड़ा एक स्टेटमेंट देने लगा अजीबोगरीब कि मैं डायबिटिक हूँ 60+ का, ठीक है, और मुझे थकन होती है, मैं मेडिकेशन पे हूँ, मैं फिर भी 8-8 घंटे खड़े होकर पढ़ाता हूँ। मैंने सोच को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और डॉक्टर ने कहा खड़े होकर 3 घंटे से 1 घंटे से तो पढ़ाना, मैं 8 घंटे ट्रेनिंग देता। आपने चैलेंज कर दिया। मैंने वो एक गालिब का एक शेर है, दर्द का हद से बढ़ जाना है दुआ हो जाना। वाह वाह। तो जब मैंने शेर पढ़ा मैंने कहा जैसा जहर का तोड़ जहर है तो दर्द का तोड़ भी दर्द ही है, तो दर्द को मैंने बढ़ा लिया और दर्द पे काबू पा लिया। गालिब से के इस मिसरे से मुझे आइडिया मिला और अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैं उस ऐसे वो जैसे होता है ना ये आपके पॉप सिंगर, मैं क्लासिकल म्यूजिक की तरह तबले पे गाना नहीं गा रहा होता, मैं पॉप सिंगर की तरह अंदर ट्रेनिंग में घुस जाता हूँ, आगे पीछे और बंदा हिल जाता है उस पर, आम आदमी भी। तो ये सोच की तब्दीली जो इस थिंकिंग प्रोसेस को मुतासिर करती है, तो ये जो फिल्म का अक्स आता है सामने उसका नाम है सोच, थॉट। अब ये थॉट इस चीज को मुतासिर कर रही है दिल। अब मेरे अगर थॉट नेगेटिव है तो इस दिल में रहमानी अफकार आ जाएंगे। अगर थॉट पॉजिटिव है तो रहमानी अफकार का गलबा हो जाएगा दिल पे, और अगर नेगेटिव है तो शैतानी अफकार का इस पे जफा मार लेंगे। अब मेरा काम है कि सोच को पॉजिटिव कैसे रखूं और रहमानी अफकार पे कैसे उसको डोमिनेट करूं। रहमानी अफकार अरबी की आयात या हदीस की तिलावत से बढ़ के चीज है। रहमानी अफकार, इसमें आप सूफियाज़म ले आए, इसमें आप रूहानियत ले आए, इसमें दर्जा हसासियत को बढ़ाना किसी कमजोर के लिए, इसमें खुदा खौफी है, गरीब परवरी है, इंसान दोस्ती है, एहतराम आदमियत है, और दर्द के रिश्ते की आबियारी है। ये चीज इसको मुतासिर करती है। बहुत खूब। ये चीज मेरे ये जो रवैया है, एटीट्यूड का तर्जमा मैं रवैया कर रहा हूँ, ये मेरे तर्ज अमल को का अक्कास है। इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ माई बिहेवियर। तो बिहेवियर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एटीट्यूड, जिसको उर्दू में तर्ज अमल कहते हैं। अब तर्ज अमल आपको मेरा नजर आ रहा है,
अब आपको 10% नजर आ रहा है कि मैंने ये महंगा सा सूट जे डॉट का पहन लिया 25,000 का, ये आपको ये नजर आ रहा है। आपको मेरा शूज नजर आ गए महंगे से, मेरी घड़ी $2,000 की नजर आ गई, आपने कहा बहुत हाईटेक बंदा है। गुफ्तगू में लफाजी सन्नाई आराइश और ज़ेबाइश मैंने कर दिया, आपने कहा बहुत लर्निड है। लेकिन 90% रवैया आपको नजर नहीं आ रहा, तर्ज अमल सिर्फ 10% नजर आता है। और इस रवैये के को 3-4 फोर्सेस हैं जो मुतासर करती है। मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरे अखलाकी इक़दार क्या है, उसके बाद मेरी जजमेंटल क्या है, मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं आधा घंटा लेट होने को समझता हूँ नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो ये मेरा प्रोफेशनलिज्म जो है ना, इस रवैये को तर्ज अमल की सूरत में लोगों को दिखाता है, जैसे मैनिफेस्टेशन ऑफ माई एटीट्यूड इज बिहेवियर। अब लोग बिहेवियर से मुझे जज कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। ये आइसबर्ग फिनोमेना है। आइसबर्ग में सब 10% ऊपर आ रहा होता है, 90% इनविजिबल है। और टाइटैनिक जब उसे टकराता है दो टुकड़े हो जाता है, क्योंकि नीचे हार्ड वो है सॉलिड रॉक आपकी आइस है तो तोड़ देती है। और वो दो टुकड़े कौन होता है, वो तकब्बुर है जो जब टाइटैनिक इतना टकरे मारता है ना नीचे, उसको तो तकब्बुर टुकड़े हो जाता है। तकब्बुर की जात फर्क कर देती है, मसल के रख देती है। बहुत खूबसूरत। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इस रिलेशनशिप को समझें। अब मेरे तर्ज अमल को जो आपको नजर आ रहा है उससे आप मेरी करैक्टर को जज करेंगे, और मेरे तर्ज अमल से मेरी पर्सनालिटी को और इमेज को और परसीव करेंगे या फर्स्ट इंप्रेशन गेन करेंगे। और अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू गिव द फर्स्ट इंप्रेशन। राइट। अब इस वैल्यू चेन को जो थॉट प्रोसेस से एनवायरमेंटल एक्सटर्नल वेरिएबल लेके शुरू होती है, सोच, फिल्म, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट, एटीट्यूड, और उसके बाद बिहेवियर और इमेज, ये 6 वेरिएबल जब आते हैं तो इससे मेरी पर्सनैलिटी शेप, डी शेप या रीशेप होती है। काफी इंटरेस्टिंग आपने डिटेल डायमेंशन दे दिया। ये सारा मैं 10-15 साल सोचता रहा इस मौजू पे कि पर्सनैलिटी डे शेप और रीशेप क्या होती है। मैंने कोई मटेरियल नहीं पढ़ा, और फाइनली मैंने अपने ख्यालात को इतना पॉलिश किया, और हो सकता है भी ये रॉ हो, कोई और बंदा इसको चैलेंज करे, उसको पॉलिश कर दे। वो इकबाल का शेर है, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। ये रॉ आइडियाज मैंने इसको पॉलिश करने की जरूरत है। कोई बच्चा MS PhD का थीसिस ले, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का एक जॉइंट वेंचर करें और इसको मजीद पॉलिश करें, इस थ्योरी को, मॉडल को डेवलप करें और परसेंटेज में क्वांटिफाई करें। इस पे काम करने की जरूरत है। ये रॉ आइडिया मैंने दे दिया। अब न्यूटन ने भी रॉ आइडिया देके कह दिया था ग्रेविटी आ गई है जी, ग्रेविटी कोई नहीं तोड़ सकता। अगलों ने चैलेंज करके ग्रेविटी से 10 गुना बना दिए। तो हर मॉडल चैलेंज होता है दुनिया का, बिल्कुल चैलेंज। इवन E = mc² चैलेंज हुआ और गलत साबित हो गया, लेकिन एटम बम बन गया। डार्विन का फिलॉसफी चैलेंज हुई कि इंसान बंदर से निकला, और उसको माना लोगों ने चैलेंज किया, उसको गलत साबित कर दिया। तो तालीम और फिक्र जो है ना ग्रो करती है, फिक्री इर्तिका का एक मरहले शौक है, उसके बगैर तालीम और एकेडमिक्स ग्रो नहीं करते। अब मैं अमेरिकन बुक से पकड़ के पढ़ाता रहूंगा तो मैं तो वैल्यू एड नहीं कर रहा, ना ही बच्चे को मैं मेंटल उसको शौक दे रहा हूँ, ना उसको उसके रवैये पे मैं काम नहीं कर रहा। मैं एज ए प्रोफेसर, साउथ एशिया में प्रोफेसर, 90% में अजीब सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, दहशत गर्द होते हैं। अब पूछेंगे इतना बड़ा बयान क्यों दे रहे हो तुम, खुद शामिल हो गए? यस, वो दहशत के बच्चे को खौफ और हरास के ग्रेड खराब कर दूंगा। मुश्किल सवाल नहीं पूछने, मुझे नहीं आता। और कट एंड पेस्ट करके मैंने स्लाइडें चला दी गूगल से और पढ़ा दिया। गूगल से स्लाइडें पढ़ने का मुकाबला ना वो टीचिंग तो फिरौनियत वाला मामला। तो ये फिरौनियत को मैंने गैर मजहबी लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो डिक्शनरी में शायद आजकल किसी और सेंस में आता है। लेकिन वो फिरौनियत का जो है ना, मैंने टोपी पहनी हुई कि हाजा सुपीरियर, और मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ और मेरा कहा हुआ पत्थर पे लकीर है, और मैं अक्ल सलीम का हामिल हूँ। ये अप्रोच, इस अप्रोच से एकेडमिक्स ग्रो नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, और ये एरोगेंट एटीट्यूड है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियां तरक्की नहीं करती।